नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बता दें कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 की केमिस्ट्री और उसमें चल रहा था सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठ रसायन, और उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज उत्प्रेरक एवं एंजाइमों की विशेषताएं और उत्प्रेरक का सिद्धांत। यानी दोस्तों आपसे बोर्ड एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं क्वेश्चन कि बताइए उत्प्रेरक किस सिद्धांत पर काम करता है, या फिर आपसे कभी कभी पूछता है कि उत्प्रेरक के कार्य करने के अधिशोषण सिद्धांत का वर्णन कीजिए, ठीक है। या फिर आपसे पूछेगा कि एंजाइमों की क्या विशेषताएं हैं, कुछ एंजाइमों का वर्णन कीजिए, ठीक है। एंजाइम उत्प्रेरण की विशेषता पूछ सकता है, उत्प्रेरण की विशेषता पूछ सकता है, उत्प्रेरक की विशेषता पूछ सकता है, या फिर एंजाइम उत्प्रेरण या एंजाइम की भी विशेषता आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों बता दें कि बहुत ही आसान है, हम आपको पिछले भी वीडियो में बता चुके हैं कि उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक किस तरह से काम करता है। देखेंगे कि उत्प्रेरकों की क्रिया विशिष्ट होती हैं, यानी कि एक उत्प्रेरक किसी एक रासायनिक अपक्रिया पर ही कार्य करता है, इसलिए कहा जाता है कि उत्प्रेरकों की क्रिया विशिष्ट होती हैं। आइए हम आपको कुछ विशेषताएं यहाँ भी बताते हैं। देखिए दोस्तों बता दें कि सबसे पहले उत्प्रेरक हो या एंजाइम हो, दोनों बात एक है, बस अंतर क्या होता है कि अगर किसी जीव के शरीर में अगर कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही है, जैसे श्वसन का होना, डाइजेशन का होना, प्रोटीन का पाचन होना, वसाओं का पाचन होना, ठीक है, लीवर में यूरिया का निर्माण होना, ये सभी क्या है, ये सभी किसी भी जीव के शरीर के अंदर होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। अगर हमारे शरीर में या किसी जीव के शरीर में अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसको जो कंट्रोल करता है या उसकी जो देखरेख करता है उसको हम लोग कहते हैं एंजाइम, ठीक है। मतलब वो उत्प्रेरक ही होते हैं, लेकिन जीव के शरीर के अंदर हो रही हैं इसलिए वहां पर हम लोग जोड़ देते हैं एंजाइम, ठीक है। कोई रासायनिक अभिक्रिया अगर बाहर हो रही है, लेबोरेटरी में हो रही है, लैब में हो रही है, तब वहां पर अगर कोई पदार्थ उस रासायनिक अभिक्रिया को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाएगा तब हम उसे क्या कहेंगे, उत्प्रेरक। आप समझ रहे होंगे एंजाइम और उत्प्रेरक दोनों एक हैं, लेकिन एंजाइम जहां शब्द आएगा वो शरीर के अंदर होने वाली अभिक्रियाओं पर लागू होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए तो हम समझ सकते हैं कि एंजाइम और उत्प्रेरक दोनों की विशेषताएं एक साथ कैसे आप बताएंगे, कैसे आप समझेंगे, देख सकते हैं, ठीक है। देखिए उत्प्रेरक या एंजाइम किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। उत्प्रेरक कभी भी किसी रासायनिक अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं करते हैं। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो गई है या हो रही है तब उसकी स्पीड को, उसकी दर को या उसके वेग को उत्प्रेरक हमेशा कम या अधिक करके बदल देता है। यानी आप कह सकते हैं कि उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं करता, केवल वह रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, ठीक है, मतलब घटा या बढ़ा सकता है। आगे देखिए, उत्प्रेरक अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब नहीं है कि अगर 50 ग्राम उत्प्रेरक आप ले लिए हैं, ग्राम नहीं मोल, 50 मोल अगर आप उत्प्रेरक ले लिए हैं और रासायनिक अभिक्रिया अभी शुरू हुई है और रासायनिक अभिक्रिया खत्म हो जाएगी तो 50 मोल उत्प्रेरक अपने पूरे वजन में कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया पर लगने के समय पे जैसा होता है ना, ठीक वैसा ही रासायनिक अभिक्रिया के खत्म होने के बाद भी वैसे ही स्थिति में बना रहता है। यानी उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को करवाता है लेकिन रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है, यानी कि उत्प्रेरक का कोई मतलब स्थिति उसकी नहीं बदलती, कोई स्टेट नहीं बदलता है, मतलब रासायनिक रूप से वो अपरिवर्तित रहता है। यानी आप कह सकते हैं कि उत्प्रेरक अभिक्रिया को करवाकर अपने हट जाता है, ठीक है। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरक पूरी करवा के अपने जैसे का तैसे ही उस अभिक्रिया से अलग हो जाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही बड़ी से बड़ी रासायनिक अभिक्रिया के लिए पर्याप्त होता है। मतलब कितना भी बड़ी रासायनिक अभिक्रिया हो, ठीक है, बहुत बड़ी रासायनिक अभिक्रिया रहे तब भी, बहुत छोटी रासायनिक अभिक्रिया रहे तब भी उत्प्रेरक की थोड़ी मात्रा ही पूरे रासायनिक अभिक्रिया को कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त होती है, ठीक है। मतलब अगर उत्प्रेरक थोड़ा है तो आप ये मत समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया बड़ी है तो कैसे करवाएगा, बड़ी से बड़ी रासायनिक अभिक्रिया के लिए थोड़ा सा ही उत्प्रेरक बहुत होता है, ठीक है। आगे आइए, उत्प्रेरक का साम्यावस्था पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया साम्य पर है, ठीक है, तो अगर वहां पर आप उत्प्रेरक लगा देते हैं तो साम्यावस्था पर कोई विशेष प्रभाव उत्प्रेरक का नहीं पड़ता है। हाँ, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया साम्य पर नहीं आई है और अगर आप उत्प्रेरक लगा देते हैं तो हो सकता है कि वह उसका साम्य जल्दी से आ जाए, यानी रासायनिक अभिक्रिया का साम्यावस्था जल्दी से आ जाए, ठीक है। तो साम्यावस्था पर कोई विशेष प्रभाव उत्प्रेरक का नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे आइए, उत्प्रेरकों की क्रिया विशिष्ट होती है।
एंजाइम की भी विशिष्ट होती है और उत्प्रेरकों की भी क्रिया विशिष्ट होती है। मतलब कि हर एक उत्प्रेरक हर एक रासायनिक अपक्रिया को कभी नहीं करवा सकता है, ठीक है। यानी एक रासायनिक अपक्रिया केवल एक ही उत्प्रेरक से संपन्न होती है, ठीक है। मतलब एक रासायनिक अपक्रिया पर एक ही उत्प्रेरक लागू हो सकता है, वो भी सभी उत्प्रेरक सभी अपक्रियाओं पर लागू नहीं होते, ठीक ना। इसलिए कहा गया है कि चाहे एंजाइम हो चाहे उत्प्रेरक हो, दोनों की क्रियाएं अति विशिष्ट होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेरक एक निश्चित ताप और निश्चित पीएच पर अधिक सक्रिय होता है। देखिए, चाहे उत्प्रेरक हो चाहे आपके बॉडी के अंदर एंजाइम हो, ठीक है, दोनों ही एक निश्चित तापमान पर और एक निश्चित पीएच मान पर अधिक से अधिक सक्रिय होते हैं और सही तरीके से काम कर पाते हैं। जैसे आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी एंजाइम के लिए अत्यधिक सक्रिय होने का तापमान कितना है, मतलब किस तापमान पर एक एंजाइम अधिक से अधिक सक्रिय हो सकती है, तो वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। देखिए, कहा जाता है 37 डिग्री भी। अगर आपको 37 और 40 दोनों मिलते हैं तो आप 37 को अलाउ करेंगे। अगर आपको 37 नहीं दिख रहा है तो लगभग 37 के पास है, तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई भी एंजाइम अधिक से अधिक सक्रिय होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्प्रेरक, हाँ एक चीज और है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस पीएच मान पर एंजाइम अधिक से अधिक सक्रिय होती है, तो याद रखिएगा वो रेंज होती है 5 से 7। अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो 7.4, क्योंकि मनुष्य के रुधिर का ब्लड होता है 7.4, सॉरी मनुष्य के रुधिर का पीएच मान होता है 7.4, ठीक है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो 7.4 पीएच मान पर, ये डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, पीएच मान पर कोई भी एंजाइम अधिक से अधिक सक्रिय होती है। अब आप ये मत कहिएगा कि अलग अलग जीवों में देखें तो अलग अलग जीवों के ब्लड का पीएच मान अलग अलग होता है, तो ऐसा नहीं है। आप एक एवरेज मानिए कि 7.4 पीएच पर एंजाइम अधिक से अधिक सक्रिय होती है। आगे ये देखते हैं उत्प्रेरक का सिद्धांत। देखिए, ये पूछा जाता है आपसे कि उत्प्रेरक किस सिद्धांत पर कार्य करता है या उत्प्रेरकों के कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर 2 सिद्धांत हमको बताया गया है, हम भी 2 सिद्धांत पढ़े हैं, आप भी पढ़ेंगे, ठीक है। और देखिए, पहला सिद्धांत क्या है, माध्यमिक यौगिक बनाने का सिद्धांत, यानी कि इंटरमीडिएट कंपाउंड्स फॉर्मेशन थ्योरी। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जो उत्प्रेरक होता है, अगर कोई अभिक्रिया है जिसमें 2 अभिकारक हैं और उत्प्रेरक उसमें काम कर रहा है, तो सबसे पहले उत्प्रेरक किसी एक अभिकारक के साथ मिलकर माध्यमिक यौगिक बनाएगा, बाद में वही माध्यमिक यौगिक दूसरे बचे हुए अभिकारक के साथ अभिक्रिया करके मुख्य उत्पाद बनाता है और बाद में उत्प्रेरक को छोड़ देता है। यानी उत्प्रेरक जिस तरह से आता है उसी तरह से अभिक्रिया पूरी होने के बाद अंत में वापस चला जाता है, ठीक है। बस क्या करता है उत्प्रेरक 2 अभिकारकों में से किसी एक अभिकारक के साथ मिलकर माध्यमिक उत्पाद बनाता है और उस अभिकारक की सक्रियता को बढ़ाता है ताकि वो दूसरे अभिकारक से जल्द रासायनिक अभिक्रिया कर ले, और वही उत्प्रेरक अभिक्रिया जैसे ही हो जाती है वैसे ही अपने निकलकर अलग हो जाता है। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। अगर आपसे पूछा जाए कि माध्यमिक यौगिक बनाने के सिद्धांत को कौन बताया था, तो देखिए यहाँ पे 2 साइंटिस्टों का नाम लिखा हुआ, क्लीमेंट एंड डिजॉर्म्स, और उन्होंने कब बताया था ये बात, 1806 में, ठीक है। यानी तब से ये थ्योरी आई है, पब्लिश हुई है कि माध्यमिक यौगिक बनाने के सिद्धांत पर भी उत्प्रेरक कार्य करता है। जैसे देखिए, इसका उदाहरण क्या बता रहे थे, मान लीजिए कोई अभिक्रिया है A + B और ये मिलकर बनाते हैं AB, ठीक है। सपोज करिए कि A और B क्या हैं, अभिकारक हैं, क्या हैं, अभिकारक हैं, और AB क्या है, यह मुख्य उत्पाद है यानी कि प्रोडक्ट है, और उत्प्रेरक इसमें है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, उत्प्रेरक को कैटलिस्ट कहते हैं, यानी C से दिखा सकते हैं। तो C मान लीजिए उत्प्रेरक है, C मान लीजिए उत्प्रेरक है। अब हमको बताना है कि माध्यमिक उत्पाद बना करके उत्प्रेरक काम कर रहा है, तो बताइए उसको कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ से क्या करिए कि देखिए, जब उत्प्रेरक अपना काम करना शुरू करेगा इस सिद्धांत के अनुसार, तो क्या करेगा, सबसे पहले यह उत्प्रेरक इन दोनों अभिकारकों में से किसी एक अभिकारक के साथ मिलेगा, माध्यमिक उत्पाद बनाएगा, ठीक है। यह सबसे पहले मान लेते हैं किसके साथ अभिक्रिया करता है, A के साथ। तो मान लीजिए कि यह जो अभिक्रिया थी अब पहले A वाले स्टेप में हो रही है, मतलब कि उत्प्रेरक C सबसे पहले A अभिकारक के साथ मिल करके CA बनाता, और ये CA क्या है, माध्यमिक उत्पाद है। इस उत्पाद को बनाने से क्या फायदा होगा भाई, माध्यमिक उत्पाद है, यानी इंटरमीडिएट कंपाउंड कह सकते हैं इसे, ठीक ना। देखिए गलत लिखा गया,
इंटरमीडिएट कंपाउंड कह सकते हैं। और क्या होगा इस स्टेट में, यानी सबसे पहले यह उत्प्रेरक ए अभिकारक के साथ मिला है और ए अभिकारक की सक्रियता को बढ़ा दिया, यानी यह उत्प्रेरक इसके अभिक्रिया करने की दर को बढ़ा दिया और अपने साथ इसको मिला भी लिया, यानी जो CA है इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और बाद में बढ़ने के बाद क्या होगा, दूसरे स्टेप में यह CA दूसरे बचे हुए अभिकारक के साथ मिलकर जाएगा और ये CA इस A को इससे बहुत तेजी के साथ अभिक्रिया करवाएगा और बन जाएगा AB, और फिर उत्प्रेरक C अभिक्रिया करवाने के बाद अपने अलग हो जाएगा। अब देखिए यही है, क्या है, यही मुख्य उत्पाद है, यही क्या है, मुख्य उत्पाद है। और C क्या है, उत्प्रेरक जो अभिक्रिया करवाने के बाद अलग हो गया। ठीक है, तो इस तरह से उत्प्रेरक कार्य करता है, यही उत्प्रेरक के कार्य करने का सिद्धांत है। और ऐसे सिद्धांत को हम कौन सा सिद्धांत कहते हैं, माध्यमिक उत्पाद बनाने का सिद्धांत। तो आशा करते हैं आपको शॉर्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है, अधिशोषण सिद्धांत यानी एडजॉर्प्शन थ्योरी। हम आपको बता चुके हैं बहुत पहले बताए थे कि एडजॉर्प्शन क्या होता है। एडजॉर्प्शन क्या होता है कि जैसे अगर कोई उत्प्रेरक है जो गैसीय अवस्था में है और कोई अभिकारक है जो ठोस अवस्था में है। ठीक है, सॉलिड ये क्या है, अभिकारक है, रिएक्टेंट है, ठीक ना, रिएक्टेंट है, और इसकी अभिक्रिया हो गई किसी गैसीय उत्प्रेरक से, ये क्या है, कैटालिस्ट है, उत्प्रेरक है। तो सबसे पहले अगर उत्प्रेरक अधिशोषण सिद्धांत पर काम करेगा तो क्या होगा, देखिए इस अधिशोषण सिद्धांत के अंतर्गत जब कोई गैसीय उत्प्रेरक किसी ठोस अभिकारक से अभिक्रिया करता है तो यह उत्प्रेरक इस ठोस पदार्थ या ठोस अभिकारक की सतह पर अधिशोषित हो जाता है। जिस जगह पर अधिशोषित होता है उसे कहते हैं एक्टिव सेंटर या सक्रिय केंद्र कहते हैं। ठीक है, और यह गैसीय उत्प्रेरक इस सॉलिड पदार्थ की या ठोस पदार्थ या ठोस अभिकारक की सतह पर अधिशोषित हो जाता है। जिस जगह पर अधिशोषित होता है उसे कहते हैं एक्टिव सेंटर या सक्रिय स्थल। और इस ठोस पदार्थ की सतह पर यह अधिशोषित होकर, मतलब यह उत्प्रेरक जब इस ठोस पदार्थ की सतह पर बैठ जाएगा तो इस घटना को कहेंगे अधिशोषण। इस घटना को क्या कहेंगे, अधिशोषण। और जब यह अधिशोषण हो गया तो ये उत्प्रेरक किसकी सतह पर बैठकर क्या करेगा, इसकी अभिक्रिया करने की क्षमता को बढ़ाएगा, यानी इसकी अभिक्रियाशीलता बढ़ाएगा। अभिक्रियाशीलता बढ़ाने से क्या होगा कि यह मुख्य उत्पाद को जल्दी से बना देगा, मेन प्रोडक्ट को जल्दी से बना देगा, और फिर वह उत्प्रेरक ज्यों का त्यों अलग हो जाएगा, कैटालिस्ट, वो ज्यों का त्यों अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यह कौन सा सिद्धांत कहलाता है, यह अधिशोषण सिद्धांत कहलाता है। तो बात समझ में आ रही होगी। यानी सबसे पहले इस सिद्धांत में क्या करेगा, कोई गैसीय उत्प्रेरक किसी ठोस अभिकारक की सतह पर एकत्रित होगा यानी अधिशोषित होगा, और अधिशोषित होकर के इस पदार्थ की क्रियाशीलता को बढ़ाएगा ताकि ये दूसरे बचे हुए अभिकारक से जल्द रासायनिक क्रिया कर सके। और जैसे ही यह दूसरे बचे हुए अभिकारक से क्रिया करेगा वैसे ही उत्प्रेरक उस क्रिया को करवाकर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यह सिद्धांत क्या कहलाता है, अधिशोषण सिद्धांत। देखिए दोस्तों, मेन चीजें यही है। ठीक है, अब आप इसको बढ़ा चढ़ा के या किताबी भाषा में जितना ज्यादा लिख सके आप लिख सकते हैं। ठीक ना, तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छे तरीके से। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में कोलाइडी विलेन के बारे में। ठीक है, तो आज के पहले भी जो चैप्टर्स आपके हैं केमिस्ट्री में उन सभी चैप्टर्स की वीडियो बनाई गई है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और कुछ वीडियोस इस वीडियो के लास्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप जा करके हमारे उन वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडी विलेन या कोलाइडी अवस्था, जिसमें हम लोग कोलाइड पढ़ते हैं, क्रिस्टलाप पढ़ते हैं, कोलाइडी विलेन बनाने की विधियों को पढ़ते हैं, कोलाइडी विलेन की क्या विशेषता होती है, नीलंबन वास्तविक विलेन और कोलाइडी विलेन में क्या अंतर होता है, सारी चीज़ों को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, बेस्ट रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।